बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई जो 330 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल थी। पानी जो था वो रैले की शक्ल में आया, घरों में दाखिल हो गया। एक बेसमेंट में पानी दाखिल हुआ, एक माँ और उसके 4 बच्चे महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 3 बच्चों को निकाल लिया गया, जबकि माँ और उसका 8 साला बच्चा जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद के हवाले से इब्तदाई तौर पर इतला ये आई कि बादल फटा, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल बनी और रैला आया, जबकि DG मेट इसकी तरदीद करते हैं कि बादल नहीं फटा था, हमने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी। इस सैलाबी सूरत हाल को लेकर नाला लई में भी तुग़यानी का खदशा है, जबकि इस वक्त पूरा मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखते हुए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मानसून के अंदर अवाम को एहतियात बरतने की अपील की है और जो वज़ीर हैं सिंध के, उनका ये कहना है कि ऐसी सईद गनी साहब ने एक बात की है, वो बाद में मुलाहिज़ा करेंगे, लेकिन वहाँ के दीगर वज़रा ये ख्याल रखते हैं कि तूफ़ानी बारिशें हों, ज़लज़ले हों या इस तरह की आफतें हों, इसमें मजमूई तौर पे हमें वो रद्द अमल देना चाहिए जिससे ये लगे कि हम एक कौम है और साथ मिलकर हम अपने अज़्म को आगे बढ़ाने में और मैकेनिज़्म को बेहतर करने में अपनी तरगीब भी दे सकते हैं, सिफारिशात भी पेश कर सकते हैं। माजी में बिलावल भुट्टो जरदारी बारिशों के हवाले एक बयान दे चुके हैं। उस बयान को वजीर आजम ने भी कोट किया था। वो बयान क्या थे, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बयान दिया था जब कराची में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस बयान का मजाक उड़ाया था और आज की सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए सईद गनी साहब ने यह ट्वीट किया है कि अब तो याद आता होगा कि बिलावल भुट्टो ने बयान दिया था कि जब ज्यादा बारिश होती है तो फिर ज्यादा पानी आता है, जिस पर नासिर हुसैन शाह ने यह कहा कि गलत बयानात नहीं देने चाहिए और हमें आफात और जलजले और ऐसी बारिशों की सूरत में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह की सैलाबी सूरत हाल, उस पर बयानात और हिकमत अमली, इस पर मजमूई तौर पर बात करेंगे, फिर सियासी मंजरनामे की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, बिलावल भुट्टो साहब का बयान, फिर वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाना और आज की सूरत हाल, शहर इक़्तिदार की मैकेनिज़्म जो वहाँ का है और CDA की अप्रूव होने के बाद वहाँ के नक्शाजात तैयार होते हैं, लेकिन जैसे आज घरों में पानी दाखिल हुआ, बेसमेंट में पानी चला गया, मैकेनिज़्म पे क्या बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखें, जिस वक्त मैं प्रोग्राम में आ रहा था तो ख़ुद मैं बारिश में भीग के आया। मेरे कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफ़िस के अंदर भी बारिश का क्या आलम था, बाहर भी क्या आलम था। बारिश तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है और इन बारिशों के हवाले से पेशन गोई आज की नहीं है, ये काफ़ी अरसे से पेशन गोई चल रही है। और ज़रा अगर हम थोड़ा सा देखें तो 4 रोज़ कबल बाकायदा सरकारी जो ज़िम्मेदारान, उन्होंने कहा था कि शदीद बारिशों के का खदशात है और इन दिनों में इन शहरों में शदीद बारिशें होंगी। इससे पहले आपने देखा चित्राल के अंदर क्या हुआ, आपने देखा कि इससे पहले लैंड स्लाइडिंग हुई बारिश की वजह से और स्कर्दू में लोग फंस गए, भी मुख्तलिफ जगहों पे हुआ। तो इसके बाद भी अगर आप कहें कि आपने इंतजामात नहीं किए, हमारी बदकिस्मती यह है कि चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे कोई और सियासतदान हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, हर शख्स जो है वो सियासत करता है। बारिश के पानी से लेकर गर्मी हो, लोड शेडिंग हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, उस पर भी सियासत होती है। किसी एक चीज़ पर मुतफिक होने के लिए तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि इस बारिश में कभी किसी सियासतदान के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी सियासतदान के घर को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी सियासतदान की कोठी के अंदर पानी दाखिल नहीं हुआ, किसी सियासतदान की गाड़ी जो है ना, या हुक्मरान की गाड़ी, वो इस बहते पानी में चल के ख़त्म नहीं हुई। ये आम लोग हैं, आम शहरी हैं, इसलिए इनका दुख नहीं है, इनके दुख पे ये सियासत करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। आज मुझे बताएं, इस्लामाबाद से ज़्यादा साफ़ सुथरा, इस्लामाबाद से ज़्यादा डेवलप कोई शहर है? अगर वहाँ पर जो आज कहा गया है जनाब असद उमर की तरफ से कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, तो इस बारिश से पहले उनको वो तजावज़ात या नाजायज़ बनी हुई इमारतें नज़र क्यों नहीं आती थी?
उस वक्त ऑपरेशन क्यों नहीं होता था? उस वक्त उसकी इजाज़त किसने दी? CDA में बैठे हुए कौन लोग थे जो इसकी इजाज़त देते थे? इनके पीछे कौन लोग थे जो सब कुछ होने देते थे? आज जितना नुकसान हुआ पूरी दुनिया के अंदर, हमारा मजाक मान गया कि एक कौमी दारुल हुकूमत जो है वहाँ पर ये सब कुछ हो गया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। सर मैंने कल भी याद आपको कहा था कि बेहंगम जो है इमारतें बन रही हैं। मरी के अंदर क्या हो रहा है? मरी के अंदर भी यही हो रहा है। वहाँ पर भी आज देखें, आज की बारिश ने मरी में भी पानी खड़ा कर दिया। कभी मरी के मार रोड पे पानी खड़ा हुआ था। जब आप पैसे लेकर आपके अफसरान इमारतों को बनाने की इजाज़त देंगे, जब जगह जगह तजावज़ात कायम होंगी, जब वहाँ पर बिल्कुल डेवलप एरियाज़ पे के पेमेंट खा ली जाएगी लेकिन वहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, जब आपको पता है कि बारिश हो रही है, अब बार बार कह रहे हैं बादल फट गए। ओ भाई बादल फट गए, कुछ भी हुआ, ये ज़िम्मेदारी किसकी है? इसको बचाना किसने था? आपको पता है इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं अब भी पानी वहाँ से नहीं निकाल सके, इस वक्त तक पानी वहाँ से नहीं निकल सका। और ये कह रहे हैं कि वो 1 या 2 सेक्टर है। भाई 1 सेक्टर है, आधा सेक्टर है, वहाँ पे लोग तो रहते हैं, वहाँ पे कीमती जाने जो दो गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका मुकदमा किस पर दर्ज होगा? सियासतदान अपनी सियासत चमकाते रहेंगे, कोई ट्वीट करता रहेगा, कोई कुछ करता रहेगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। CDA 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुतहरक होगी, इसी तरह दीगर अदारे मुतहरक होंगे, उसके बाद ये जैसे ही बात ख़त्म होगी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ कि लाहौर में भी बड़ी बारिश हुई लेकिन लाहौर में पानी निकल गया। ये वो लाहौर था जिससे कहते थे डूब जाता है, निकल गया पानी। बाकी शहरों में आप देखें क्या हाल है। मुझे भी पता चला कि ज़फ़रवाल जो है वहाँ पर इतनी शदीद बारिश हुई है कि गली मोहल्लों में पानी है। भाई इनका इंतज़ाम किसने करना है? इन चीज़ों को देखना किसने है? जिन लोगों ने देखना है, जिनको पता है बारिश आ रही है, जिनको पता है कि ये सब कुछ हो सकता है, और उसके बावजूद वो सुख की बांसुरी बजाते रहें, AC वाले कमरों में बैठे रहें और इसकी तरफ ध्यान ना दें और आवाम को डूबने दें, आवाम का नुकसान होने दें। और चंद दिनों बाद एक और ऐसी चीज़ें में रखें, इन बारिशों के बाद आपको पता है जब धूप निकलती है तो कई इमारतें जो ज़मीन बोस हो जाती हैं, कई घर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कई घर टूट जाते हैं, उनकी दीवारें गिर जाती हैं, छतें गिर जाती हैं, फिर 5-6 अफराद मर ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। फिर किसी ना किसी हुक्मरान की तरफ से उस पर ताज़ियत की जाएगी, 5-6-10 लाख रुपए की इमदाद की जाएगी और उस पर कुदरती आफात का सामना किसी को भी हो सकता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसे सैलाबी रैले आते हैं जिससे तबाही मचती है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कुदरती आफात के मौके पर सियासत को नहीं चमकाना चाहिए। जब आपको खबरदार पहले से किया गया हो, हिदायत पहले से मौजूद हो कि ऐसी सूरत हाल पहुंच सकती है, ऐसी नहज तक हम पहुंच सकते हैं, तो उससे पहले हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए जिस नहज तक इख्तियार की जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, आज दंगल था, PP38 का ज़िमनी इंतखाब का मार्का था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है और कम उम्र तरीन सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं सलीम बरियार साहब के साहबजादे, एक नौजवान जिसने एक वरासती सीट पर कब्जा जमाया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कल तक आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में धांधली का रोना रोती रही, आज के इंतखाब के हवाले से उनका बयान क्या होगा अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया। राना साहब, सियालकोट के इंतखाबी दंगल को लेकर आप क्या राय रखते हैं, पूरा तज्जिया क्या करते हैं? अभी तक उम्मीद तो यह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, लेकिन यह पलड़ा PTI के हक में किस तरह है? देखें, अगर तो मुसलसल इस तरह में आ गया, अगर मुसलसल मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया चलता रहा, अगर मरियम साहिबा मुसलसल इसी तरह जलसे जुलूस तकारीर करती रहीं, अगर इसी तरह इनके अपने साबिक अरकान असम्बली भारत को पुकारते रहे, मियाँ नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने वाले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल करने वाले अफ़गानिस्तान के ज़िम्मेदारान के साथ बैठते रहे, उनकी प्रेस लिस्ट जारी होती रही, तो ज़हन में रखिएगा कि इससे भी बुरे हालात होंगे। आज वहाँ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगा दिया दादली का। भाई आप कह रहे नहीं लगाया, लगा दिया। मेरी 3 मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा भाई हमारे सामने ये मस्जिद में भी इलेक्शन होता तो हमने तो कहना था कि धांधली हुई है। ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहा हूँ। बात यह है कि वहाँ पे पाकिस्तानी अवाम जो रोज़ाना TV देखती है ना, सोशल मीडिया देखती है, उसे समझ लग गई है कि जनाब ये है क्या। और दूसरा, मैंने याद करें, मैंने कहा था कि कश्मीर के इलेक्शन का सियालकोट के इलेक्शन में बड़ा असर होगा। उसकी वजह है कि सियालकोट, शकरगढ़, पसरूर, नारोवाल, यहाँ पर कश्मीर की एक पूरी नशिस्त थी
और गुजरांवाला इसमें एक लहदा नशिस्त थी। अब उसी हल्के के वोटर्स ने जब देखा कि मुस्लिम लीग नून की बजाय वहां पर जिताया किसको, तहरीक इंसाफ को, तो उसका असर इस इलेक्शन में पड़ा। और बीबी ने आखिरी दिन जो वहां पे किया, और उसके बाद आप देखें कि वहां पे तारड़ साहब ने जो किया, थाने के अंदर जो हुआ, ये सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा। लोगों ने ये फैसला दे दिया है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा हम उसके साथ नहीं चलेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ये राय थी कि सियालकोट वालों ने ट्रेंड सेट किया है, हमें मुकाबला करना आ गया है, हम ऐसे हथकंडों का सामना कर लेंगे। तो अब भी वही सियालकोट वाले अब किधर गए? मैं वही कहूँ यासर, बात ये है, आप इस पूरी इलेक्शन कैंपेन पे ज़रा गौर करें। सियालकोट से कौन कौन ऐसा था जो खामोश था, जिसने कैंपेन पे उस तरह हिस्सा नहीं लिया? मैं इशारा आप मेरा समझ गए हैं। आप इसमें करें कि ये फैसला हुआ था कि सियालकोट की कैंपेन जो है हमजा शहबाज करेंगे, यही फैसला हुआ था जी। हमजा शहबाज के पास टीम थी, वो एक डोर टू डोर जाने वाली टीम थी। अचानक मरियम उधर किस तरह आ गई? अचानक मरियम ने एंट्री किस तरह डाल दी? अचानक मरियम की टीम वहाँ पे क्यों आ गई? भाई बात यह है, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मुझे आज तहरीक इंसाफ के एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने कहा, उसने कहा भाई हमने तो मन्नत मांगी है या अल्लाह मरियम नवाज ही मुस्लिम लीग को संभाले। मैं को यार ये क्या बात कह रहे हैं? उसने कहा भाई मरियम नवाज मुस्लिम लीग को संभालेगी तो बेड़ा गर्क होगा ना 2023 तक। हम 2023 तक ऐसा काम कर देंगे कि इनको समझ आ जाएगी। अब मुझे बताएं, पहले बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन हारे ही है, मुस्लिम लीग नून जीती, पीपल्स पार्टी जीती। अब इस ज़िमनी इलेक्शन ये वो नशिस्त है जो सुबहानी ख़ानदान की जद्दी पुश्ती नशिस्त है। वरियो ख़ानदान पुराना इस हल्के में है, क्योंकि मुझे उस हल्के का बहुत पता है। और जो ये नौजवान वहाँ पे आया, इनका तो सियासी, इस नौजवान का तो अभी नया नया सियासी कैरियर है। लोगों ने वोट दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लोगों ने वोट दिए हैं नफरत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नफरत में इनको वोट दिए हैं। लोगों ने वोट दिए हैं पाकिस्तान को, और जब पाकिस्तान को वोट पड़ेगा तो उसको वोट पड़ेगा ना जो पाकिस्तान की बात करेगा। तो मरियम देखें आज, लेकिन सलीम बरियार साहब का तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना, बहुत है जो मुस्लिम लीग काफ के साथ उनका एक तल्लक बिल्कुल है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या वहाँ पर आप समझते थे कि इस तरह इलेक्शन होगा और ये रिजल्ट होगा? सुबहानी, आप खुश अख्तर सुबहानी, अल्लाह नसीब करे, वो सारा ख़ानदान जो है वरी ख़ानदान, वो आप बहुत बड़ा ख़ानदान है। वहाँ पे गुज्जर बरादरी, दूसरी बरादरी, इनके बड़े वोट हैं। तो अब उनका ख़ानदान का ये ख़त्म हो जाना, आज कोई ऐसा, आज एक ही चीज़ है ना, इन्होंने कहा जनाब वहाँ पे फ़लाँ बंदे असला लेके फिर रहे थे। भाई असला लेके फिर रहे थे, किसी वोटर को रोका? कोई वोटर रुका? किसी जगह पर पोलिंग स्टेशन में कोई बदनज़मी हुई? नहीं हुई, साफ आ गया। एक जगह इनकी वीडियो मैंने देखी जनाब, एक बंदा पकड़ा गया, ओके, जो पकड़ा गया, क्या उस पोलिंग स्टेशन पे 200 कुछ वोट थे? आप 200 कुछ वोट भी निकाल दें, लीड कितनी है? अब की बार तो फैसला भी 9 बजे के तकरीबन आ चुका। मैं कहूँ लीड कितनी, आप लीड देख लें। आप तो कोई किसी जगह नहीं रुका, आप तो किसी का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि जो ना मिला हो। भाई जिन पोलिंग स्टेशन से ये जीते वो ठीक है, जिनसे ये हारे वो गलत है। भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, मरियम साहिबा अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। एक तो वो कोरोना के शिकार हो गई, और मैं समझता हूँ इस जलसे में ज़रा फुटेज दिखा दें कि कौन कौन उनके साथ होता था, और उन सब के भी कोरोना के टेस्ट होने चाहिए ना। तो मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि कोरोना से बचाव के लिए उनके कोरोना टेस्ट भी होने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक अंदर की खबर दे दूँ यासर, मरियम साहिबा को कह दिया गया है कि मरियम साहिबा आप इस कोरोना की बीमारी में खामोशी की बीमारी भी अपने साथ लगा लें। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है कि बेटी मरियम का कोरोना पॉजिटिव आने पर वो अफसरदा भी हैं, दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनकी बेटी को भी सेहत अता फरमाए, और जो इस बीमारी में मुब्तला है उनको भी सेहत। मैं तो खुद दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। सियासत में वो पाकिस्तान में एक निशान है, वो सियासत के एक अलामत है। लेकिन इस वक्त एक चीज़ ज़रूर हुई है कि मरियम साहिबा कि सियासत ने रहती कसर भी निकाल दी है कि पंजाब में एक नशिस्त हारने के बाद मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब के अंदर एक मोराल था वो बिल्कुल नीचे आ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही, आज तो मुझे वो लोग नज़र नहीं आ रहे टीवी पे। सुना है बहुत से टीवी चैनल से वो लोग क्विट कर गए हैं, उन्होंने आज टाइम दे के बहुत से लोग टीवी चैनल पे मुस्लिम लीग नून के नहीं आए। क्यों नहीं आए? आगे साबित करते धांधली हुई है, आगे साबित करते, आते ना आज साबित करते धांधली हुई है। क्यों नहीं भाई, क्यों भाग रहे हैं आप? आके जवाब दें। अगर ये इलेक्शन हो गया, पुरअमन इलेक्शन हुआ है, शुक्र अल्लाह का। सियालकोट में पिछले इलेक्शन में आपको पता है ना 2 जाने गई थी, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ।
पुरअमन इलेक्शन हुआ, बेहतरीन इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हो गया, अपनी हार को माने। जहाँ पे आप अपनी जीत पे जश्न करते थे, आज अपनी हार को मान के उस पर गलतियाँ देखे कोताहियाँ क्या हुई हैं, किसने वहाँ पे कितना काम किया, किसने नहीं किया। और दूसरा यासर, फिर मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ के हवाले से फैसला हो गया है। चले मैं आपको अगली खबर भी दे देता हूँ। मरियम नवाज़ के हवाले से मुस्लिम लीग नून के मज़ाहमती ग्रुप, मैं नाम दे रहा हूँ आपको, मुस्लिम लीग नून के मज़ाहमती ग्रुप ने कह दिया है कि अगर मरियम नवाज़ पाकिस्तान की सियासत में आएंगी तो वो लोग खामोशी से रहेंगे मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन घरों में बैठ जाएंगे, वो किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। मज़ाहमती ग्रुप या मफाहमती ग्रुप? मुस्लिम लीग नून के अंदर मज़ाहमती ग्रुप, सही, बाहर वो मुफाहमती ग्रुप है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर वो मज़ाहमती ग्रुप है। यानी उनकी ये राय है कि अगर मरियम नवाज ही लीड करती हैं तो वो पार्टी में तो शामिल रहेंगे लेकिन खुशी इख्तियार किए रखेंगे, जबकि उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लीड करते हैं तो फिर वो एक्टिव हो सकते हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की। इंतखाबात हो चुके, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के नाम का चुनाव करना है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। 3 नाम हॉट फेवरेट हैं। सरदार तनवीर इलियास का नाम है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद का नाम है, अनवारुल हक साहब का नाम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला करना है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, उसका भी अभी तक चुनाव नहीं हो सका। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मजम्मत की है कि हमारा जो उम्मीदवार था, जो कामयाब हुआ, वही उस पर ही फायरिंग हुई और उसी के खिलाफ ही मुकदमा काट दिया गया। तो उनका यह कहना था कि अगर इसी तरह की आप सियासत वहां पे करना चाहते हैं तो मैं खुद जाकर आज़ाद कश्मीर में धरना दूंगा। तो आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर के हवाले से दोनों जानिब से प्लानिंग क्या हो रही है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, जो नाम हॉट फेवरेट बताए जा रहे हैं, क्या इन्हीं में से कोई एक नाम होगा या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि बुज़दार साहब की तरह कश्मीर में भी कोई एक नया बंदा ढूंढ लिया जाए? एक चीज़ में ज़हन में रखिएगा, तीन नाम जो आपने फेवरेट बताए हैं उनमें से अब 2 फेवरेट है, तीसरा निकल गया। अनवारुल हक साहब निकले? नहीं, तनवीर इलियास साहब। तनवीर इलियास साहब मेरे पास जो इत्तला है, हालांकि वो आ जाते तो कश्मीर के लिए बहुत बेहतर होता। कहा यह जा रहा है कि वो ज़्यादा हॉट फेवरेट थे। हाँ जी, हाँ। और जो ज़्यादा हॉट फेवरेट होता है ना, खान साहब कभी उसे वज़ीर आज़म नहीं बनाते। ये अगर आप थोड़ा सा खान साहब की सियासत को समझें तो KP के पंजाब, अब इसमें देख लें बड़े बड़े। देखिए, मेरे पास इतला यह है कि 2 नाम हैं, सुल्तान सही के कश्मीर का सुल्तान भी वो सुल्तान बन सकता है, और एक नाम जो है ना, आप अनवारुल हक का बहुत से लोग नाम ले रहे हैं, वो भी बड़ा फेवरेट है, लेकिन सुनने में आया है एक नाम ऐसा आने लगा है सामने जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं। यानी बुज़दार साहब की तरह? बुज़दार साहब से नहीं, बुज़दार साहब की तरह नहीं होगा, लेकिन वो ठीक आदमी होगा। अच्छा, बुज़दार साहब को ठीक आदमी नहीं समझते? नहीं, ठीक आदमी। बुज़दार साहब स्टार्ट में वो थे, बुज़दार साहब ने बहुत मेहनत की है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन स्टार्ट में बुज़दार साहब एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में कुछ वो बेहतर आदमी होगा, लेकिन ज़्यादा चांस जो है वो बैरिस्टर सुल्तान के, सुल्तान महमूद के हैं। उसके बाद एक और नाम है। बाकी जो आपने 2 नाम लिए थे, मेरी इतलात के मुताबिक वो दोनों नाम जो हैं वो उस दौर से बाहर हो गए। तो तहरीक इंसाफ अभी तक कश्मकश का क्यों शिकार है? नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? हो जाएगा नाम, कल शाम तक या परसों तक हो जाएगा, बिल्कुल ऐलान हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़ी सोच के ऐलान करेंगे। आप क्या समझते हैं, कश्मीर का वज़ीर आज़म किसी ऐसे आदमी को बना देंगे कि जिस पे कोई इल्ज़ाम हो या जो कश्मीर की बात ना कर सके? देखें, आपने कश्मीर में वोट लिया कश्मीरियों के राय से, आपने कश्मीर की बात करके वोट लिया है, और इमरान खान साहब ने साबित किया है कि वो कश्मीरियों के लीडर हैं, वो कश्मीरियों की बात करते हैं। तो जब आप ऐसा मामला होता है तो फिर उसमें ज़हन में रखिएगा, लीडर जो होगा वो वही आएगा जिसकी कोई कश्मीर के अंदर ही सया होगी और जो कश्मीरियों के मसाइल को समझता होगा। अगर आप ये कहें कि इस्लामाबाद या किसी और जगह से कोई वज़ीर आज़म आ जाए तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है। सही, हमें ज्वाइन कर लिया इसी बीच पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, इलेक्शन तो हो चुका है, इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से कुछ इतनी तकवीयत तो आपके बयानिए को मिली कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो PTI से बर्दाश्त नहीं हो रही।
तो ये धांधली का जो बयान ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना रही थी, अब ये समझ नहीं आ रही थी वो पीटीआई को बात कर रही है या पीपी को बात कर रही है। ऑपोजिशन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रवैया है ना जी, इलेक्शन हार के धांधली का इल्जाम लगाने का, अब पब्लिक इसे बाय नहीं कर रही, अवाम इसको कोई अहमियत नहीं दे रहे। इसलिए जितनी जल्दी ये अपोजिशन की जमातें इस बात को समझ जाएं कि लोग बहुत बालिग हो गए हैं, उनकी सियासी शऊर हासिल हो चुका है, वो जलसों में भी चले जाते हैं, वो जाके एक दूसरे की तकारीर भी सुनते हैं, उसके बाद वोट वो अपनी मर्जी से देते हैं। ये सियासी जमातों को आप समझ लेना चाहिए। ये चीज सोशल मीडिया का दौर है और आप लोग मीडिया वाले तो हमसे कहीं ज्यादा माहिर हैं इस बात के कि आप ये समझ सकते हैं कि इंसान का शऊर जो होता है वो बुनियादी तौर पे उसे यानी अंदर से ये कुव्वत फराहम करता है कि वो अपनी राय का इजहार करे, और लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। मैं पहला नंबर पे तो यही कहूंगा कि हमारी अपोजिशन को अब ये सीख लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज़राए तफन्नुन, मैंने परसों ये कहा था कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को इत्तेहाद करके तो जॉइंट इलेक्शन लड़ना चाहिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्योंकि अलग अलग अगर ये जब तक लड़ते रहेंगे उस वक्त तक ये किसी सूरत में भी मुकाबले पे नहीं आ सकेंगे। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर सर उठा रही है और पीएमएलएन मुसलसल शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। जो साहब सियासत भी बात करते हैं, ज़रा बात कर लें आप इक़्तिदार के शहर से लाहौर की तरफ रवा दवा हैं, तो इक़्तिदार के शहर में आज जो बारिश ने हाल कर दिया और जो बारिश से वहाँ पे तबाही हुई और इस तरह लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा सैलाब आ गया हो, तो मुझे बताएं, आप लोग, आपके कायद और आप लोग नकलें उतारते थे बिलावल भुट्टो की कि बारिश होती है तो पानी आता है, तो अब इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, अब वहाँ पे ये सब कुछ हुआ। हम में से कोई भी बिलावल वाला फिक्रा नहीं कहेगा। हम क्लाउड बस्टर को समझते हैं। क्लाउड बस्टर जब होता है, आपको याद होगा राना साहब, लाहौर 1996 में हुआ था, तो सारे जी जो चीजें थी वो इंसानी यानी उसमें से इख्तियार में से निकल जाती है। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक तस्हीह कर दूं, डीजी मेट का ये कहना है कि क्लाउड बस्ट नहीं हुआ, इसकी पेशिनगोई पहले से ही कर दी गई थी, बादल फटने के कोई शवाहिद नहीं मिले। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो फैक्ट है ना, हम रोजाना अपने अब तो हैंड हेल्ड जो हमारे गैजेट्स हैं उसके ऊपर देखते हैं, पता चलता है कि 100% बारिश हो रही होती है और अगला दिन खुश गुजर जाता है। ये अपनी जगह यानी उनकी पेशेनगोइयां होती हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते। यकलख्त अगर बारिश ना हो रही हो और जो उसका कैचमेंट एरिया, तो इतना ज्यादा पानी तो कहीं नहीं आ सकता। इसलिए यानी रूटीन से हट के यानी कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और वहां पर क्लाउड बस्टर हुआ है। अगर इस्लामाबाद और पिंडी के ऊपर नहीं हुआ तो उससे पीछे जहां से पानी आ रहा कहां से हुआ है, वरना इतना ज्यादा तो पानी कहीं से आ नहीं सकता। ये इंसानी उससे माबरा है और इसे आप चलिए, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे कि ये हालात दुरुस्त हो जाएं। और इसमें जहाँ पे खराबियाँ थी, जो भी हुआ, इस खराबियों को कभी दूर किया जाएगा या सियासत की जाएगी? वो काम कर रही है और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो है काबू पाएंगे। असल मसला तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कभी इस बात पर गौर नहीं किया गया कि पानी के ज़खायर और डैम्स जो है वो बनाए जाए। ये है असल मसला। अगर आज डैम्स बने हुए होते और पानी के ज़खायर इकट्ठा करने की जगह बनी होती तो आपको इतनी बड़ी मुसीबत का सामना न करना पड़ता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। साहब, इलेक्शन पे आ जाए। पंजाब का इलेक्शन जीत गए आप, बड़ी देर बाद ज़िमनी इलेक्शन जीते, बड़ी मुद्दत बाद कोई ऐसा ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में जो आप जीते हैं, लेकिन उस पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने धांधली की, आपने सरकारी ज़राए इस्तेमाल किए, सारी मशीनरी आपकी थी। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ राना साहब, ये बात तो आप ना कीजिए। जो इलेक्शन हम हार जाए उसके ऊपर तबसरे और तरह के होते हैं, अगर हम जीत गए हैं तो इसके ऊपर तबसरे और तरह के हैं। हमने एक ही तरह इलेक्शन लड़ा है। सेंट्रल पंजाब में आपने देखा कि सातों की सातों फौजी की नशिस्तें आजाद थी।
यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर ज़िमनी इंतखाब हार जाए तो अपोजिशन उसे अपनी जीत करार देती है और इल्ज़ाम हमारी गवर्नेंस पे लगते हैं, लेकिन अगर वो हार जाए तो धांधली करार देती है और फिर इल्ज़ाम हम पे लगते हैं। तो ये जो दोहरा मायार है इस पे अपोजिशन को सोचना चाहिए। चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं, लेकिन राना साहब, इस सिचुएशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि जब रोज धांधली का रोना रोया जाता रहेगा तो फिर इंतखाबी इस्लाहात पे हुकूमत बिठाना चाहती है साथ, अपोजिशन तैयार नहीं, हल क्या निकलेगा? भाई इसलिए अपोजिशन तैयार नहीं। यासर, मैं आपको ये मुसद्दका कहता हूँ, मैंने कवर किए हुए हल्के, मुझे लाहौर समेत पाकिस्तान के हर हल्के का पता है। मुझे पता है कहाँ पर कितने बॉक्स जो 2 नंबर जाली वोट बने हुए हैं, कितने ऐसे वोट हैं जो वोटर जिनका वहाँ पे वजूद ही नहीं है। तो जब अपोजिशन को देखिए, तहरीक इंसाफ आई है, अब तहरीक इंसाफ को अब पता चला है कि किस तरह खेलना है। पुरानी जमातें पीपल्स पार्टी, पुरानी जमातें मुस्लिम लीग नून, 25-25 हज़ार हर हल्के में वोट है। ये मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। जब आप 25-25 हज़ार जाली वोट आपने रखा हुआ है और आपको ये भी पता है कि वोट किस तरह भुगताना है, आपको ये भी पता है कि जाली शनाख्ती कार्ड किस तरह बनाना है, आपको ये भी पता है कि मैंने किस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डील करना है, तो फिर आप क्यों इंतखाबी इस्लाहात पे जाएंगे? ये तो वो जाएगा जिसे पता हो कि बिल्कुल शफाफ इलेक्शन ये चाहते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते। आप कोई एक हल्का लाहौर का ले लें, पेशावर का ले लें, किसी हल्के का ले लें, मुझे 100% जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक वहां वोटर दिखा दें, जो सजा कहेंगे। ऑपोजिशन इस पे मानने को तैयार नहीं है। चौधरी साहब, क्या वजह है कि एक ऐसी सीट जो वरासती सीट थी, दहाइयों से चलती आई, अब आके एक नौजवान खड़ा होता है और नौजवान जीत जाता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वो नौजवान जीता, या फिर उस नौजवान के वालिद का सियासी करियर उसे जितवाने में कामयाब रहा, या फिर हुकूमत मुखालिफ या रियासत मुखालिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उसने आपको फेवर दिए? मैं आपसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। जो आखिरी बात है ये सबसे ज्यादा कीमती और आम बात है। यानी अपोजिशन को नुकसान हुआ है PMLN की जो लीडर साहिबा हैं उनके बयानिए से, जो प्रो भारत है। क्या देखिए कि इस कदर वो नरेंद्र मोदी और भारत से मोहब्बत करते हैं कि गुजरांवाला में उनके एक कश्मीर के कैंडिडेट में ये कहा, क्या मुझे पुकारेंगे? लेकिन चौधरी साहब, वो हमारे ही प्रोग्राम में माफी मांग चुके हैं। उनका ये कहना था मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन अगर हुर्रियत रहनुमाओं की और किसी पाकिस्तानी की दिल आजारी हुई तो मैं उस पर बराह रास्त माफी मांगता हूं। उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में माफी मांगी थी। अगर उनकी लीडरशिप उन्हें ये हौसला न बख्शे तो मेरा ख्याल है कि ये लफ्ज ही मुंह से नहीं निकल सकता। मेरे नजदीक तो ईश्वर का कलमा है कि आप भारत से किसी दर्जे में भी मदद की अपील करें और उसकी तरफ कोई उम्मीद की नजर से देखें। इससे बड़ी तो और कोई यानी इनकार पाकिस्तान का नहीं हो सकता कि आप भारत से और नरेंद्र मोदी वाले भारत से आप कोई तवक्कुआत लगा के रखें। ये हौसला या ये खौफ है, ये PMLN की हुकूमत ने खुद पैदा किया। इसलिए पहली बात तो यह है कि उनके बयानिए को शिकस्त हुई है। वो जो यहाँ से फरार होके मुजरिम भी और मफरूर भी हैं, उनके जो कुछ बाहर बैठ के वो हमारी रियासत के अदारों के ऊपर जिस तरह तनकीद करते हैं और जिस तरह बरसते हैं और जिस तरह अब्यूज किया उन्होंने, हमारे जुडिशल सिस्टम को अब्यूज किया हुआ उन्होंने, इसकी वजह से उन्हें साहब इलेक्शन हो गया है, मरियम साहबा को कोरोना हो गया, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। आप हुकूमत में हैं, मरियम साहबा के साथ दर्जनों लोग जाते थे जलसों में जुलूसों में, उनके साथ रहते थे, तो क्या आप उन सब लोगों के फौरी तौर पर को टेस्ट कराने के मूड में हैं? टेस्ट करवाएंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये होती है ना जी, ये आदमी जान अकेली पर रख के करता है। हम भी जलसे जुलूसों में जाते हैं, हमारे साथ भी दोस्त होते हैं, सबकी खैर मनाते हैं, मांगते हैं अल्लाह से कि सब लोगों के लिए बेहतरी हो। अब कोरोना भी जिंदगी का एक हिस्सा बनता चला जा रहा है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में ये कौम सीख लेगी। हम इस सिलसिले में तो मैं यही अर्ज कर सकता हूँ कि लोगों को वैक्सीनेशन करानी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए और जिंदगी को के साथ गुजारने का जो ढंग है वो सीख लेना चाहिए। जिंदगी को कोरोना के साथ गुजारने का ढंग सीख लेना चाहिए। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, आपने ये कहा कि पंजाब में PP सर उठा रही है। अगर 2023 के इलेक्शन में आप पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पंजाब में दोबारा हुकूमत बनाएगी, तो फिर आप बड़ी ऑपोजिशन किसको देख रहे हैं पंजाब के अंदर? मैं आपसे कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। मैं ये आज जुलाई की 28 तारीख को कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह 2023 में सेंट्रल पंजाब में
तहरीक इंसाफ की गालिब अक्सरियत होगी तो हम कौम का सूबाई इंतखाब जीतेंगे। बाकी जगहों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही जीते हुए हैं और नून लीग इस सूबे से नेस्त नाबूद हो जाएगी। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मरियम साहिबा को फरमाए और मरियम साहिबा को सेहते कामिला अता फरमाए। और आप ये कह रहे हैं कि 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखाई नहीं देगी, तो फिर ये इस बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ऑपोजिशन आपको दिखाई दे रही है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, माशरे की अक़दार पर रोशनी डालेंगे कि तरबियत का फुकदान है, अदम बर्दाश्त है, ताकत का इस्तेमाल है, अपनी दौलत का खुमार है, जो घुन की तरह हमारी अक़दार को खा रहा है। नूर मुक़द्दम का इस्लामाबाद में कत्ल होता है, केस अभी चल रहा है, उस पर बहुत सी चहमगोइयाँ सोशल मीडिया पे होती रहीं, किरदार पे बात होती रही, ताल्लुकात पे बात होती रही। क्या वो इंसाफ के तकाज़ों पे असरअंदाज होनी चाहिए ऐसी बातें? क्या आप किसी के अखलाक का अंदाज़ा, उसके किरदार का अंदाज़ा उसके अमल से लगा सकते हैं? वो अमल बहरूपिये की सूरत में भी हो सकता है, दूसरी सूरतों में भी हो सकता है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो करार वाकई सजा मिलने के हवाले से मुआशरे का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, कानूनी तकाजे किस तरीके से पूरे होने चाहिए। अगर उसमें कोई रखना डालने की कोशिश कर रहा है या किसी दूसरी कुव्वतों की वजह से प्रेशर आ रहा है तो वो किस तरीके से बात होनी चाहिए। नूर मुक़द्दम कौन थी, अखलाकी तौर पर वो क्या थी, किरदार कैसा था। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने। सहर कामरान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, नूर मुक़द्दम आपके पास इंटर्नशिप भी करती रही। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने हमारे मुआशरे पे भी धब्बा लगाया, सोच पे भी, अखलाक पे भी। क्या कहना चाहेंगी? आपने ट्विटर पर भी एक महाज चलाया हुआ है इंसाफ के हुसूल के लिए। क्या समझती हैं इंसाफ के तकाजे किस तरीके से पूरे होंगे और कब होंगे? बहुत शुक्रिया यासिर, आपने बहुत अहम सब्जेक्ट पे आज बात की है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी। नूर मुक़द्दम जो है, मैं उसको पर्सनली कैसे जानती थी, उसके जो फादर हैं वो एक रिटायर्ड एम्बेसडर हैं, एक फॉर्मर नेवल ऑफिसर है, और इस बच्ची ने मेरे थिंक टैंक में 2019 में इंटर्नशिप की है। और मैं समझती हूँ कि मैं जितनी भी उसके किरदार की तारीफ करूँ वो कम है। वो इंतहाई हम्बल, बहुत पोलाइट और बहुत ज़हीन बच्ची थी, बहुत मेहनती बच्ची थी। और उसके साथ जो भी कुछ हुआ, आज जब हम इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो हम एक नूर मुक़द्दम नहीं, पाकिस्तान की हर बेटी, हर नूर मुक़द्दम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हर उस बच्ची के लिए जिसकी आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब होते हैं, जो कि अपने वालिदैन की आंखों का नूर होती है, जो कि माशरे का एक अहम फर्द होती है, और उसको इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि विक्टिम ब्लेमिंग, यह एक हमने, मैं समझती हूँ कि माशरे का एक बदसूरत चेहरा है कि हम हर बुराई और हर कत्ल और हर जुर्म का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जालिम को सजा देने से पहले उसके उन पहलुओं को तलाश करते हैं कि जो उसको जस्टिफाई करे उसके जुर्म को। ये अहम वजूहात हैं, इनके ऊपर यकीनन तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो कौन सा एहसास बरतरी है। वो ताकत की बरतरी का एहसास है, वो दौलत की बरतरी का एहसास है, वो अपने मर्दाना बरतरी का एहसास है, वो माशरे के अंदर अपने एक ख़ास किस्म का पोटेंशियल होने का की बरतरी का एहसास है, या सिस्टम को मैनिपुलेट करने की बरतरी का एहसास है। ये जो भी एहसास है, ये जो है जालिम को मज़ीद जालिम बना देता है और जुल्म को मज़ीद बढ़ावा दे देता है। ज़रूरत इस बात की है कि सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है वो मजबूत हो, निज़ाम अदल जो है वो मजबूत हो, और सज़ा में सर्टेनिटी ज़रूर हो। जब सज़ाओं में साहब, अभी आपने कहा कि बिल्कुल ये ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात हर 4 माह बाद हो जाते हैं। 4 माह बाद जब ऐसा वाक़या होता है, उस पर शोर मचता है, फिर खामोशी हो जाती है। क्या जहाँ हमारे पाकिस्तान की सियासी, मजहबी, दीनी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करती हैं, क्या ऐसे मामलात पर एक नहीं होना चाहिए? कोई ऐसे कवानीन में सख्ती नहीं लानी चाहिए और कोई ऐसा रूल्स नहीं बनाने चाहिए कि ऐसे वाक़यात करने वाले जो हैं इबरत का निशान बन जाए? हर शख्स के लिए, हर औरत के लिए सहर कामरान तो नहीं आवाज़ उठा सकती। देखिए, हमें अपनी माशरती कमज़ोरियों को समझना होगा। आज हमारे माशरे में तालीम है, तरबियत नहीं है।
एक तरफ मैं अभी बहस देख रही थी, कुछ लोग कहते हैं जी एलीट क्लास है उसमें ये हो गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी लड़कियों ने फैशन किया ये हो गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आपस की दोस्ती थी ये हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो मासूम ज़ैनब ने क्या किया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 4 बच्चों की माँ जिसको उसका शौहर कत्ल कर देता है वो कौन सी एलीट क्लास से ताल्लुक रखती है। मैं पूछती हूँ जब एक बुर्का पोश खातून को जो है सड़क पर बहाना कर दिया जाता है तो वो कौन सी क्लास से ताल्लुक रखती है और वो कौन सा जुर्म करती है। मैं पूछना चाहती हूँ जब मासूम बच्चियों के साथ रेप किया जाता है तो वो कौन से जो है वो कौन सा जुर्म करती है। लेकिन ये जो जवाब है ये तमाम गलत है कि हम ये बताएं कि जी क्योंकि वो उस लड़की ने उस लड़के से बात की, वो उसको जानती थी या उससे मिल ली, इसलिए जो है जुर्म जायज हो गया। ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इंतहाई गलत तरीकेकार है। हमें माशरे की बुराइयों को खत्म करना है जड़ से। आपने बात की कानून साजी की, यकीनन कानून साजी होनी चाहिए है क्योंकि एक तालीम होती थी जो हम कहते थे कि सिविक एजुकेशन। हमारे यहाँ सिविक एजुकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट कमजोर से कमजोर तर हो गया और उसकी वजह से ये हुआ कि माशरे के अंदर हम अपनी माशरती जिम्मेदारियों से, माशरती हकूक से, आईनी जिम्मेदारियों से, आईनी हकूक से बिल्कुल जो है ना हमें कोई अवेयरनेस नहीं है। हम ये भूल गए हैं कि अब एक माशरे में कैसे रहना है। यानी आप बेहिसी देखिए नूर मुकद्दम के केस में कि एक बच्ची के साथ जुल्म होता है, चौकीदार देखते हैं, सर्वेंट्स देखते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। गली मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले चीखें सुनते होंगे लेकिन वो समझते हैं कि उनको दखल नहीं देना। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो माशरती जिम्मेदारियां हम नहीं समझते और हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे जो है एक दूसरे के साथ हमें कैसे। डॉक्टर सहर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है किसी भी वाक़े के बाद, उसके हक में और मुखालिफत में आज़ादी इजहार राय के नाम पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन स्टार्ट होती है, विक्टिम ब्लेमिंग भी की जाती है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? हमारे यहाँ तो अदालतें फैसला कर देती हैं कि ये एप्लीकेशन को बंद कर दो, कुछ अरसा बंद रहती है, यकीन दहानी होती है, दोबारा से फिर खुल जाती है। क्या एक मुनज़्ज़म कानून साजी नहीं होनी चाहिए? एक पैराया तय हो जाना चाहिए कि इस पैराए से बाहर बात नहीं हो सकती? देखिए, कानून पे अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। अब जब आप कानून साजी की बात कर रहे हैं तो मैंने खुद इंट्रोड्यूस कराया था सिविक एजुकेशन का बिल, ठीक है, वो दोनों हाउसेज से पास हुआ, पाकिस्तान का एक एक्ट है। पिछले 3 साल से मैंने हर कोशिश की कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और हम जो है ना मास्टरी के अंदर आगाही पैदा करें कि जो है किस तरीके से कौन से कवानीन हैं उन पर हमें अमल करना है, क्या जो है हमारे लिए डू और डोंट्स हैं। तो ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है माशरे को तालीम के साथ साथ तरबियत भी करें। इसमें हमारे मीडिया का रोल है, इसमें हमारे स्कूल टीचर्स का रोल है, इसमें हमारे माशरे के हर फर्द का रोल है, लेकिन हम उस चीज़ के पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैं तो अभी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। हमें अपने आप को एक सिविलाइज माशरा बनाना है। हमें लोगों को बताना है कि आप बताएं कि हमें ये नहीं पता कि हमें रोड क्रॉस कैसे करना है, हमें ये नहीं पता कि हमें कानून की पासदारी कैसे करनी है। हमारे अंदर खौफ नहीं है कि कानून जो है या जज़ा और सज़ा का अमल कैसे होगा। यानी अभी आप ये देखें ज़ाहिर जाफर को कि जिस तरीके से जो रऊनक उसके चेहरे पे नज़र आती है, जिस एरोगेंस के साथ वो कहता है कि आई एम एन अमेरिकन नेशनल, या वो जिस तरीके से कहता है कि आई हैव अ लाइफ थ्रेट, मेरी ज़िंदगी खतरे में है, तो उसको ये एहसास नहीं होता कि उसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी ले ली। देखिए, किसी को पसंद करना या ना पसंद करना, इसमें कोई मैं समझती हूँ बुराई नहीं है। लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो रिश्ता होता है, जहाँ खानदानों का मिलना जुलना होता है वहाँ ये चीज़ हो जाती है। लेकिन ये तो कोई इसका नहीं है कि आपको अगर किसी ने किसी रिश्ते से इनकार किया तो आपकी ईगो इतनी बड़ी कि आपने कत्ल कर आपको किसी से इख्तलाफ हो तो आप उसकी जान ले लें। ऐसे दरिंदे जो मकाम असफल से भी नीचे बसते हैं, इन्हें करार वाकई सजा देने के लिए मुआशरे के बेहतरीन किरदारों को वो रोशनी पैदा करनी है जो मुआशरे के इस वक्त जो माथे पे ये धब्बा लगे हुए हैं, ये धब्बे को मिटा सकें, किरदार को रोशन कर सकें, अखलाक को बुलंद कर सकें। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
नाज़रीन, ये वो मुआशरा है जहां पर कोई छोटी सी चोरी करता है, पकड़ा जाए तो उसे पुलिस की तहवील में दे दिया जाता है, रिमांड होता है, जिस्मानी रिमांड के बाद फिर जुडिशल रिमांड होता है, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यही वो मुल्क है जहां पे बड़े बड़े खजानों पे डाके डाले जाते हैं, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन जेल नहीं पहुंच पाते। वो कहाँ जाते हैं? वो अस्पतालों में मौजूद होते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, जेल में रखना दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो अस्पतालों में होते हैं। तो ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये बड़े बड़े लोग ये दोहरा मायार अपनाते हैं या इनके पीछे वो सहूलतकार मौजूद होते हैं, ये दोहरा मायार अपनाने में कारगर साबित होते हैं। हमारा निज़ाम एक सा क्यों नहीं है? वो बड़े बड़े नाम कौन से हैं जो अभी तक बज़ाहिर तो जेल में है लेकिन जेल में मौजूद नहीं है, अस्पतालों में वो दिखाई देते हैं? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जिसका दोहरा मायार यहीं पे ही वजह हो जाता है कि अगर छोटी चोरी की तो सीधा जेल, बड़ी चोरी की तो फिर ऐशो इशरत। देखें यासर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। यहाँ पे माजा चने वाला, जवेद नानो वाला, इस टाइप के जो लोग हैं ना बेचारे, जिनका कोई जुर्म हो ना हो, वो जेल में होते हैं। उनको असल जेल काटना पड़ती है, उनको चक्कियों में बंद होना पड़ता है, उनको बेड़ियां लगती हैं, उनसे मुशक्क़त की रही जाती है। उनकी मुलाकात के लिए उनकी फैमिली कई कई दिन जेलों के बाहर ज़िल्लो रुस्वा होती है, फिर पैसे देकर मुलाकात होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे पाकिस्तान की एक जेल दिखा दें, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, एक जेल दिखा दें जिस जेल के अंदर बासर आदमी जो है वो जेल काट रहे हैं। आप ये सिंपल सी मिसाल ले लें, खुर्शीद शाह साहब के मतलब क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रिमांड जी एक दिन भी जेल में नहीं रहे। मुझे एक बात बताएं, वो कौन सी ऐसी बीमारी है कि जो जेल में जाए तो लग जाती है और जेल से बाहर रहे तो बीमारी नहीं होती? टेलीफोन उनके पास, घर का खाना उनके पास, नौकर उनके पास, हर सहूलत उनके पास। उसके बाद आप आ जाइए जिस मुल्क में एक साबिक वज़ीर आज़म बीमारी का बहाना करके मुल्क से चला गया और गैर मुल्की दुश्मन अनासर से बैठ के इस तरह मुलाकातें कर रहा है, पोलो मैच देखने जाता है, आइसक्रीम खाने जाता है, बर्गर खाने जाता है, उसकी याशी है। भाई जब नैब मुल्ज़म पकड़ेगी, जेल भेजेगी, जेल का मतलब होता है इस्लाह खाना, उनको सज़ा देनी, और वो जेलों से निकलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, ये मैं आपको बिल्कुल बड़ी खबर दे रहा हूँ। एक रिपोर्ट तैयार हो रही है जो पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे तैयार कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि किस जेल से कौन से अफराद जो हैं उनको किस किस किस्म की सहूलत मिली, कितने सियासतदान, कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने वडेरे, कितने जगीरदार, कितने वो लोग हैं जो बासर हैं वो जेलों के अंदर रहें या जेलों से बाहर हैं। आपको मैं बताता चलूँ, जेल के अंदर एक चक्की होती है, एक जेल के अंदर बी क्लास होती है, एक जेल के अंदर अस्पताल होता है, उस अस्पताल में गिनती उसकी डाली जाती है जो बीमार हो। लेकिन जेलों के अस्पतालों में ये रिपोर्ट में है कि एक भी बीमार नहीं है। वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है, जो बाहर के अस्पताल नहीं जा सकता, उसको जेल के अस्पताल में रखा जाता है और वो देता है 3 लाख मंथली। यासर साहब 3 लाख मंथली। उसके बाद जो जेल से बाहर अस्पतालों में जाते हैं बीमारी का बहाना लगाकर, उनके मतलब लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि वो 15 से 20 लाख महीना खर्च करता है। उसमें पैसे जेल के हकाम को, उसमें पैसे जनाब उनके ट्रीटमेंट करने वालों को, जो लिखते हैं जनाब इनकी ये सेहत ख़राब है, जो लिखते हैं इनको जेल के अंदर नहीं भेजना, इनका दम घुट जाएगा, ये जेल में जाएंगे तो इनके साथ ऐसा हो जाएगा, जेल में जाएंगे तो जनाब इनकी हालत ख़राब हो जाएगी सॉरी, ये सारा कुछ होता है। कराची की जेलों के अंदर जो सबसे सख्त जेल है, हर बासर कैदी के पास मोबाइल मौजूद है। आप कह देते हैं स्कैनर लगे हुए हैं जी, मोबाइल काम नहीं कर सकता। मैं लाहौर की जेलों में, मैं पंजाब की जेलों में, बलोचिस्तान की जेलों में, KPK की जेलों में मैं आपको दिखा सकता हूँ। भाई बासर अफराद जो हैं उनके लिए जेल जो है ना, वो जो कहते होते थे ना हमारा ससुराल है, ये हम जेल जो है हमारा ससुराल, एक डायलॉग होता था ना बहुत से सियासतदानों का, तो ये वाकई ससुराल है। क्योंकि जेल में तो वो रहते नहीं। जेल में क्या रहता, अगर जेल में कोई रहता तो उसे B क्लास दे दी जाती है, एक मुशक्ति दे दिया जाता है, घर से उसके जनाब निहारी बन के आती है, घर से उसके पाए बन के आते हैं, घर से उसका बेहतरीन सामान आता है। जेल सुपरिटेंडेंट हो, जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो, जनाब वो इस तरह जी हजूरी करके खड़ा हो जाता है, जनाब उसको पैसे मिलते हैं। आपको याद होगा कि सिंध में एक वडेरे ने एक कत्ल किया था, वडेरे के बच्चे ने जी,
जिस पर बड़ी सख्ती हुई, तो उस पर सख्ती के बावजूद जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक जेल का विजिट किया तो उसके कमरे में गया, क्या निकला वहां से? मोबाइल फोन। याद है ना आपको? बोतलें। अब मुझे बताएं, ये जेलों में होता है? भाई वो जेल थी या कलर घाट का कोई गेस्ट हाउस था, या कागान नारान की वो सैर के लिए गए हुए थे? अब ये डंडा तैयार हो रहा है, ये फंदा भी तैयार हो रहा है उन तमाम अफसरान के लिए भी जो ऐसे कामों में मुलव्वस हैं, जो जेल से हस्पतालों में मुंतकिल कराने से लेकर जेल के अंदर सहूलतें देने में मुलव्वस हैं, और उनकी वजह से अरबों रुपए की करप्शन करने वाले बआसानी इसलिए रिलीज़ हो जाते हैं कि जेल उनको जेल लगती नहीं, जेल में उनको तकलीफ़ होती नहीं, जेल उनका वाकई वो जिस तरह कहते हैं हमारा घर है, बेड़ियाँ हमें जुल्फ़ें हैं हमारी, जिस तरह देखें इन मुलज़मों को लगाएं ना ज़रा बेड़ियाँ जो करप्शन करते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो ज़बानी दावे हैं ये ज़बानी कलामी ना हो, बल्कि इस पे अमल दरामद हो। हर एक के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। मुआशरे में अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो फिर दोहरा मायार नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।